सो फर्स्ट डेफिनेशन कौन सी है? बिजनेस सेगमेंट। तो आपको अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो ऐसे हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल 10 प्रोडक्ट्स है, सो 10 प्रोडक्ट्स में से 2 प्रोडक्ट्स ऐसे है कि उसका कस्टमर बेस सेम है, उसके प्रोडक्शन प्रोसेस सेम है, उसका रिस्क रिटर्न सिमिलर है, तो वो 2 प्रोडक्ट्स का एक ही बिजनेस सेगमेंट रहेगा या 2 अलग रहेंगे बिजनेस? एक ही होगा, करेक्ट। सो आपको ये फैक्टर्स पढ़ के समझ में आ गया, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, टाइप और क्लास ऑफ customers, methods used to distribute the product, and if applicable nature of regulatory environment, जैसे बैंकिंग के लिए आरबीआई, इंश्योरेंस के लिए इरडा। ओके, सो अगर वो सिमिलर है तो वो प्रोडक्ट्स 2-3 प्रोडक्ट्स का मिला के भी एक बिजनेस यूनिट बन सकता है। सो आपको क्लाइंट को कंसल्टेंसी देते वक्त उसके कितने बिजनेस सेगमेंट्स है वो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो अगर ये सब सिमिलर है, 5 फैक्टर्स आपको लर्न नहीं करने हैं। आप जब क्लाइंट को कंसल्टेंसी दोगे तब आप AS17 पढ़ के कंसल्टेंसी दे सकते हो, सो लर्न नहीं करना है, सिर्फ आपको अप्लाई करना है कि अगर ये 5 फैक्टर्स में से 3-4 फैक्टर्स भी सिमिलर है तो भी वो 3-4 प्रोडक्ट का एक बिजनेस सेगमेंट बन सकता है। बट 10 के 10 प्रोडक्ट का कुछ अलग ही चल रहा है, अलग ही प्रोडक्शन प्रोसेस है, कंज्यूमर बेस भी अलग है, तो उस केस में क्या होगा? हाँ, अलग। सो 10 बिजनेस सेगमेंट्स बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जियोग्राफिकल सेगमेंट आपने पढ़ा, उसमें कैसे आइडेंटिफाई करना है? उसके फैक्टर्स देखो, ज्यादा है क्या? 6 है। हाँ, सो सिमिलैरिटी ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस, relationship between operations in different geographical areas, proximity of operations, special risk associated with operations in a particular area, exchange control regulations and underlying currency risk। तो ये सबकी सिमिलर ही है। तो 10 जगहों पे आपके है बिजनेस, बट 10 जगहों में ये सिमिलर ही है, तो एक ही सेगमेंट है जियोग्राफिकल सेगमेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक ही स्टेट में आपके ब्रांचेस हैं, महाराष्ट्र स्टेट में, तो उस केस में बहुत सारे फैक्टर्स सिमिलर हो सकते हैं, 6 में से 4-5 फैक्टर्स भी सिमिलर है, तो वो एक ही जियोग्राफिकल सेगमेंट बनेगा। बट 10 जगह जो है आपके ब्रांचेस, तो वो ब्रांचेस अगर 10 कंट्रीज में है अलग अलग एंड सबका नेचर, ये सब कंडीशंस अलग है, तो उस केस में वो 10 अलग जियोग्राफिकल सेगमेंट्स बनेंगे। ओके, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए शायद नहीं आएगा एग्जाम में, ये काम में आएगा प्रैक्टिकल लाइफ में, वो आपको डायरेक्टली बताएंगे कि ये सेगमेंट्स है। ओके, एंड अगर आ भी गया तो भी आपको आता है। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट, ए बी देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। The definition allows geographical segments to be based on either the location of production or service facilities and other assets of an enterprise or the location of its customers. So आपके बिजनेस यूनिट का लोकेशन या कस्टमर्स का लोकेशन, इनमें से कौन सा भी बेस ले सकते हो क्या? जियोग्राफिकल सेगमेंट्स टू बी बेस्ड आइदर और, सो दोनों अलाउड है। ओके, सो जियोग्राफिकल सेगमेंट्स आइडेंटिफाई करते वक्त आप कस्टमर से, लोकेशन से आइडेंटिफाई करो या करेक्ट लोकेशन ऑफ प्रोडक्शन। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपके कस्टमर सिर्फ ऑनलाइन है, आपके शॉप है ही नहीं आपका, सिर्फ आप ऑनलाइन सेल करते हो, तो कौन सा बेस लोगे, ए या बी? प्रोडक्शन लोगे ना, क्योंकि ऑनलाइन आपका कहाँ पर भी हो सकता है कस्टमर, सेम सिटी, सेम स्टेट, सेम कंट्री, अलग कंट्री। ओके, सो जियोग्राफिकल एरिया आपको क्या करना पड़ेगा? लोकेशन ऑफ प्रोडक्शन का बेस लेना पड़ेगा ना। यस, ओके। अभी रिपोर्टेबल सेगमेंट, सभी रिपोर्टेबल सेगमेंट्स है क्या? चेक करो डेफिनेशन पढ़ के।
ये थर्ड डेफिनेशन चल रही है हाँ अभी हमारी। रिपोर्टेबल सेगमेंट इज बिजनेस सेगमेंट और जियोग्राफिकल सेगमेंट आइडेंटिफाइड on the basis of foregoing definitions for which segment information is required to be disclosed by AS 17. So reportable segment कौन सा segment होगा? It is identified on the basis of foregoing definitions, मतलब जो आगे definitions दिए हैं उस definition को वो fulfill कर रहा है segment, तो वो क्या हो जाएगा? reportable segment हो जाएगा। ओके अभी रिपोर्टेबल सेगमेंट आपको आइडेंटिफाई हो गया वो क्राइटेरिया लगा के, फिर उसका क्या रिपोर्ट करना है? क्या क्या रिपोर्ट करना है? रेवेन्यू, एक्सपेंस, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड रिजल्ट। हाँ रिजल्ट मतलब प्रॉफिट और लॉस। सो सेगमेंट रेवेन्यू मतलब इनकम क्या क्या आपको रिपोर्ट करना है? द पोर्शन ऑफ द एंटरप्राइज रेवेन्यू दैट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू अ सेगमेंट, मतलब directly connected to that segment. Second क्या? the relevant portion of the enterprise revenue that can be allocated on a reasonable basis to a segment, मतलब वो रेवेन्यू कौन किसका होगा? पूरे एंटरप्राइज का होगा, बट वो बांट रहे हैं ना सेगमेंट्स में, एलोकेट कर रहे हैं, वो भी इंक्लूड करना है। एंड और क्या इंक्लूड करोगे? रेवेन्यू फ्रॉम ट्रांजैक्शंस विद अदर सेगमेंट्स ऑफ द एंटरप्राइज, वो भी इंक्लूड करना है। एंड सेगमेंट रेवेन्यू डज नॉट इंक्लूड वो कितने हैं? ABC एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, वो आप ओवरऑल एंटरप्राइज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाते हो उसमें दिखाना है, इधर नहीं, सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग में नहीं। सेकंड करेक्ट, हाँ सो इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस और लोन्स टू अदर सेगमेंट्स unless the operations of the segment are primarily of a financial nature, क्योंकि वो सबका होता है ना एंटरप्राइज का, हम उसको एलोकेट भी नहीं कर सकते। थर्ड गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और ऑन एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ डेट unless the operations of the segment are primarily of a financial nature। unless मतलब अगर प्राइमरी नेचर ही फाइनेंशियल मतलब यही उनका ऑपरेशन है तो फिर इंक्लूड करना पड़ेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के केस में। सो क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा? एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, हाँ एंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम, करेक्ट। अभी नेक्स्ट डेफिनेशन, सेगमेंट एक्सपेंसेस, द एक्सपेंसेस रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ अ सेगमेंट दैट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द सेगमेंट। सो ऊपर इनकम था डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल इनकम, नीचे क्या है? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस। अभी सेकंड ऊपर क्या था? एलोकेटेड वाला रेवेन्यू, तो इधर भी एलोकेटेड, तो द रिलेवेंट पोर्शन ऑफ द एंटरप्राइज एक्सपेंसेस दैट कैन बी एलोकेटेड ऑन अ रीजनेबल बेसिस टू द सेगमेंट। एंड थर्ड इंक्लूडिंग द एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शन विद अदर सेगमेंट्स ऑफ द एंटरप्राइज। सो थर्ड वही था ना रेवेन्यू में भी, रेवेन्यू फ्रॉम ट्रांजैक्शन विथ अदर सेगमेंट्स, तो यहाँ पर भी वही है। सो उसी सीक्वेंस में दोनों याद रहेगा। अभी एक्सपेंस डज नॉट इंक्लूड में कितने? इधर 5 है, हाँ उधर करेक्ट, तो यहाँ पर इंटरेस्ट एक्सपेंस है, हाँ एंड लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, वहां पर गेन था, तो ये 3 तो सेम ही है। ओके मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पढ़ती हूँ। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एज डिफाइंड इन AS5, interest expense including interest incurred on advances or loans from other segments unless the operation of the segment are primarily of a financial nature। then वहाँ पर gain on sale of investment था, यहाँ पर loss on sale of investment और losses on extinguishment of debt unless the operations of the segment are primarily of a financial nature। ये 3 सेम है। चौथा इनकम टैक्स एक्सपेंस क्योंकि वो पूरे एंटिटी का है। एंड लास्ट क्या है? जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, हेड ऑफिस एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस दैट अराइज एट द एंटरप्राइज लेवल and relate to enterprise as a whole. However, costs are sometimes incurred at the enterprise level on behalf of a segment. Such costs are part of the segment expense if they relate to the operating activities of the segment and if they can be directly attributed or allocated to the segment on a reasonable basis. मतलब
किसने एक्सपेंस किया? एंटिटी ने किया ऑन बिहाफ ऑफ सेगमेंट, एंड वो एक्सपेंस क्या हो सकते हैं? डायरेक्टली रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द सेगमेंट एंड दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड और एलोकेटेड। तो वो हम क्या कर सकते हैं? सेगमेंट एक्सपेंस में इंक्लूड कर सकते हैं। एट्रीब्यूटेड मतलब उस स्पेसिफिक सेगमेंट का, एलोकेट मतलब इंस्टीट्यूट का है, एंटिटी का है, बट वो हम डिवाइड कर सकते हैं। सो वो डिफरेंस है बिटवीन एट्रीब्यूशन एंड एलोकेशन। सेगमेंट रिजल्ट बहुत ही इजी है, सेगमेंट रेवेन्यू लेस सेगमेंट एक्सपेंस करोगे आपको सेगमेंट रिजल्ट मिल जाएगा। देन सेगमेंट एसेट्स पढ़ो। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए जो लगता है वो ना, एंड डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल वाला, और कैन बी एलोकेटेड टू द सेगमेंट ऑन रीजनेबल बेसिस। ये सेकेंड पैराग्राफ हाईलाइट करो। इफ द सेगमेंट रिजल्ट ऑफ सेगमेंट इंक्लूड्स इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम, इट्स सेगमेंट एसेट्स इंक्लूड द रिलेटेड receivable loans, investments और other interest और dividend generating assets। अभी इंक्लूड क्या नहीं है देखो, इनकम टैक्स इंक्लूड नहीं था एक्सपेंस में, तो इनकम टैक्स एसेट्स मतलब कौन से? एडवांस टैक्स, टीडीएस, डिफर्ड टैक्स एसेट, डीटीए। देन एसेट्स यूज फॉर जनरल एंटरप्राइज और हेड ऑफिस पर्पज, ये दो ही इंक्लूड नहीं है। सेगमेंट एसेट्स आर डिटरमाइंड आफ्टर डिडक्टिंग related allowances, provisions that are reported as direct offsets in the balance sheet of the enterprise। related allowances, provisions, इसको अंडरलाइन करके आप डेप्रीसिएशन लिख सकते हो। इम्पेयरमेंट कॉस्ट, डेप्रीसिएशन, ये सब माइनस करके जो नेट अमाउंट आती है वो लिखनी है, ऐसे बोल रहे हैं वो। सेगमेंट लायबिलिटीज पढ़ो आप, मन में ही पढ़ो, मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछती हूँ आपको। सो सिमिलर ही है। सेगमेंट लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा? जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जनरेट होते हैं या एलोकेट हो सकते हैं। सेगमेंट लायबिलिटीज में ट्रेड एंड अदर पेएबल्स कब इंक्लूड करना है? अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस कब इंक्लूड करना है? हाँ, इफ द सेगमेंट रिजल्ट ऑफ अ सेगमेंट इंक्लूड्स interest expenses, its segment liabilities include the related interest bearing liability। ओके, एग्जाम्पल्स क्या दिए वो समझ में आ गए आपको सेगमेंट लायबिलिटीज के? ट्रेड एंड अदर पेएबल्स, एक्रूड लायबिलिटीज, कस्टमर एडवांसेस, प्रोडक्ट वारंटी प्रोविजंस, अदर क्लेम्स रिलेटिंग टू द प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डू नॉट इंक्लूड में इनकम टैक्स लायबिलिटीज एंड बोरिंग्स एंड अदर लायबिलिटीज दैट आर इनकर्ड फॉर financing rather than operating purpose। Assets and liabilities that relate jointly to two or more segments should be allocated to segments if and only if their related revenues and expenses also are allocated to those segments। ठीक है, ओके। सो अभी सारे डेफिनेशन समझ में आ गए। बिजनेस सेगमेंट, जियोग्राफिकल सेगमेंट, रिपोर्टेबल सेगमेंट एक्चुअली देखना है अभी हमें। उसके बाद क्या देखा था? सेगमेंट रिजल्ट, सेगमेंट रेवेन्यू, सेगमेंट एक्सपेंस,
सेगमेंट रिजल्ट, सेगमेंट एसेट, सेगमेंट लायबिलिटीज। ओके, सो अभी कौन सा देखना है? रिपोर्टेबल सेगमेंट पहले देखते हैं, ठीक है। तो वो है आई थिंक 3.9, आइडेंटिफाइंग रिपोर्टेबल सेगमेंट। वो कैसे आइडेंटिफाई करना है? क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड्स लगा के। ओके, ए बीच में और है, फिर बी, फिर से और है, एंड देन सी। इसका मतलब तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो वो रिपोर्टेबल सेगमेंट बन जाएगा। 2 मिनट में पढ़ो एंड देन मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ। हो गया पढ़ के? ओके, वी कैन समराइज में वही दिया है, फिर से जो अभी आपने पढ़ा वही नीचे दिया है ना, रेवेन्यू टेस्ट, प्रॉफिट और लॉस टेस्ट और एसेट टेस्ट, एंड नीचे एक नोट है। तो उस टेबल में आ जाओ डायरेक्टली, वही है क्योंकि तो जो रेवेन्यू टेस्ट है आपको क्या देखना है, कितना चाहिए? 10% चलेगा क्या और मोर? सो अबाउट 10% वर्डिंग्स नहीं है, हाँ। सो 10% भी चलेगा, उससे ज्यादा है तो बहुत ही अच्छा। 10% ऑफ व्हाट? टोटल रेवेन्यू। सो टोटल रेवेन्यू मतलब टोटल, एक्सटर्नल भी चलेगा, इंटरनल मतलब रेवेन्यू विथ रेवेन्यू फ्रॉम अदर सेगमेंट्स, तो दोनों चलेगा। उस टोटल रेवेन्यू का 10% या उससे ज्यादा रेवेन्यू है किसी सेगमेंट का तो वो रिपोर्टेबल सेगमेंट है। ये हो गया रेवेन्यू टेस्ट। हाँ, अभी सेकेंड इज, हाँ हाँ, रिपोर्टेबल, करेक्ट। सो इसके लिए भी 10% और मोर, बट सारे जो सेगमेंट्स है जो प्रॉफिट कमा रहे हैं उस सारे सेगमेंट्स के प्रॉफिट्स की टोटल लेनी है, एंड देन जो लॉस मेकिंग वाले सेगमेंट्स है उनकी भी टोटल लेनी है, और उन टोटल में से एड द प्रॉफिट्स ऑफ प्रॉफिटेबल सेगमेंट फर्स्ट, एड द लॉसेस ऑफ लॉस मेकिंग सेगमेंट, एंड टेक द फिगर फ्रॉम 1 and 2 whichever is greater। सो सारे सेगमेंट्स का प्रॉफिट आ रहा है 200 एंड सारे लॉसेस का आ रहा है 180, तो आप कौन सा लोगे? 200 का 10% करोगे, दैट इज 20। सो आपका प्रॉफिट 20 से ऊपर है तो फिर वो क्या होगा? रिपोर्टेबल। द सेगमेंट विच हैज प्रॉफिट और लॉस इक्वल टू 10, प्रॉफिट और लॉस, हाँ मतलब 20 से ज्यादा लॉस भी रहेगा तो भी वो रिपोर्टेबल है, 20 से ज्यादा प्रॉफिट रहेगा रिपोर्ट, एंड 20 है तो भी रिपोर्टेबल है। ओके, क्योंकि 200 का 10% 20, तो 10% भी लेना है ना। सो द सेगमेंट विच हैज प्रॉफिट और लॉस इक्वल टू 10%, प्रॉफिट और लॉस, हाँ, इक्वल टू 10% और मोर ऑफ द एब्सोल्यूट फिगर कंप्यूटेड इन पॉइंट 3 बिकम्स रिपोर्टेबल। ओके, ये सेकेंड पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट जो रेवेन्यू टेस्ट का है उसमें मुझे बताओ कि उन्होंने टोटल रेवेन्यू बोला है, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल मिला के, फॉर एग्जाम्पल 1000 है टोटल रेवेन्यू ऑफ एंटरप्राइज। सो रिपोर्टेबल सेगमेंट होने के लिए इसका मिनिमम कितना लगेगा?
100 लगेगा या उससे ऊपर। बट जो सेगमेंट का 100 रेवेन्यू हो रहा है वो सिर्फ एक्सटर्नल वाला चाहिए, सिर्फ इंटरनल वाला, या दोनों चलेगा? करेक्ट, दोनों चलेगा। ओके, सिर्फ एक्सटर्नल वाले से 10% और मोर नहीं होना चाहिए। टोटल रेवेन्यू उस सेगमेंट का 100 और मोर है तो चलेगा। अभी थर्ड एसेट टेस्ट तो बहुत इजी है, 10% और मोर ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ ऑल द सेगमेंट्स। एंड सेगमेंट एसेट में क्या नहीं आता है वो आपने ऊपर ही देखा था। हाँ, नोट देखो, बिजनेस सेगमेंट और जियोग्राफिकल सेगमेंट विच इज नॉट अ रिपोर्टेबल segment as per the above steps may be designated as a reportable segment despite its size at the discretion of the management of the enterprise. Okay, and इसके बाद अगर वो क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं कर रहा है सेगमेंट, या मैनेजमेंट ने भी डिसाइड नहीं किया कि इसको रिपोर्टेबल करना है, तो वो नॉन रिपोर्टेबल हो गया। करेक्ट, उस सेगमेंट को बोलते हैं अनएलोकेटेड रिकंसाइलिंग आइटम। ओके, इसको हाईलाइट करके रखो, सी के बाद है अनएलोकेटेड रिकंसाइलिंग आइटम। मतलब क्या? सभी रिपोर्टेबल सेगमेंट्स की टोटल प्लस ये अनएलोकेटेड रिकंसाइलिंग आइटम, इसकी टोटल मिला के वो टोटल रेवेन्यू के साथ मैच होगा ना एंटरप्राइज के। एसेट्स की टोटल भी ऐसे ही करनी पड़ेगी, सारे रिपोर्टेबल सेगमेंट्स के एसेट्स प्लस अनएलोकेटेड रिकंसाइलिंग आइटम का एसेट मिला के टोटल एसेट्स वो मैच होगा। एंड प्रॉफिट और लॉस का भी सेम करना पड़ेगा, इसलिए उसका नाम रिकंसाइलिंग आइटम रखा है, रिकंसाइल करने के लिए। ये क्लियर हुआ सब कुछ? ये स्टेप 1 हुई। अभी स्टेप 2 क्या है? अप्लाई 75% टेस्ट, दैट इज ओवरऑल टेस्ट। Ensure that the total external revenue attributable to reportable segments constitutes at least 75% of total enterprise revenue. अभी जो सेगमेंट का रेवेन्यू जो चाहिए, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स का रेवेन्यू, वो टोटल लेना है रेवेन्यू या सिर्फ एक्सटर्नल लेना है? हाँ, वो 75% ऑफ टोटल एंटरप्राइज रेवेन्यू होना चाहिए। ओके, एंटरप्राइज का हमेशा टोटल ही रहता है, बट रेवेन्यू टेस्ट में आपने बोला टोटल लेना है 10% के लिए सेगमेंट का, बट 75% के लिए सेगमेंट का सिर्फ एक्सटर्नल रेवेन्यू लेना है। अगर वो 75% एटलीस्ट हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो क्या करना है? इफ नॉट, एडिशनल सेगमेंट शुड बी आइडेंटिफाइड एज रिपोर्टेबल सेगमेंट्स इवन इफ दे डू नॉट मीट द 10% thresholds until at least 75% of total enterprise revenue is included in reportable segments. समझ में आ गया? सो अभी आप आइडेंटिफाई करोगे क्या? आ जाओ फिर इलस्ट्रेशन 1 में। Is he justified in his views? Discuss. The chief accountant of Sports Limited gives the following data regarding its 6 segments. Okay, 6 segments दिए, segment asset, segment result, segment revenue. यहाँ पर जानना जरूरी है कि आपको कि वो बिजनेस सेगमेंट है या जियोग्राफिकल है, हमें रिपोर्टेबल ढूंढने हैं। The chief accountant is of the opinion that segments M and N alone should be reported. सो सेगमेंट एसेट्स वाला 200 मतलब 20, M आएगा, N आएगा, O आएगा, PQ भी आएंगे ना। एसेट टेस्ट लगाओ पहले। एसेट टेस्ट में क्या हो रहा है? MN OP Q सब आ रहे हैं क्योंकि 20 और मोर, R नहीं आएगा सिर्फ। सेगमेंट रिजल्ट्स में पहले प्रॉफिट वाले देखो, 50 + 10 + 10 + 30, तो वो 100 हो रहा है क्या? हाँ, तो वो टोटल याद रखो, प्रॉफिट वालों की 100 एंड लॉस वालों की 200 आ रही है टोटल। सो 100 और 200 में ग्रेटर कौन है? 200। सो उसका 10% मतलब 20। सो 20 में M है, N है,
आर है, MNR। सो आर ऊपर नहीं कवर हो रहा था बट अभी कवर हो गया। सो आइदर और चाहिए ना, आइदर और फुलफिल करना है, तो सबने ही फुलफिल कर ही दिया है। एंड लास्ट वाला देखो 1200 का 10%, 120 के ऊपर कौन कौन जा रहा है, M एंड N। सो मतलब सभी है रिपोर्टेबल। सो हिज व्यूज इज नॉट जस्टिफाइड, ऑल आर सेटिस्फाइंग आइदर ऑफ द कंडीशंस। वो कंडीशंस आपको अच्छे से लिखने को आने चाहिए। उसके लिए क्या लर्न करना पड़ेगा, वो 3.9 पैराग्राफ का ABC। ओके, वो टेस्ट वाला नहीं, टेबल वाला नहीं, टेबल वाला ओन वर्ड्स में हुआ। एएस ने जो लैंग्वेज दी है वो ABC वाली दी है। हाँ, सो 3.9 पेज पैराग्राफ का ABC लिखना है आपको पहले प्रोविजंस में। ओके, एंड फिर एप्लीकेशन में आप लिखोगे कि एज पर एसेट टेस्ट MNOPR reportable because they have assets more than 20 and 20 कैसे आया वो भी लिखना है, 10% of 200 as per segment results। total of profit making segments, total profit of profit making segments is 100, total loss of loss making segments is 200। So 200 is more in absolute terms. So MNR are satisfying the condition. So 10% of 200 is 20 and MN and R are reporting more than 20 segment results. Okay, and वैसे ही segment revenue का लिखना है। ठीक है, उनके आंसर में देखो उन्होंने कैसे दिया है, ABC वाला ही दिया है ना। उन्होंने तो आगे वो 75% वाला भी लिखा है। ठीक है, वो नहीं लिखा तो भी ठीक है क्योंकि उसका एप्लीकेशन नहीं है ना अभी। जिस क्वेश्चन में वो 75% का एप्लीकेशन आएगा उस क्वेश्चन में वो भी लिखना पड़ेगा। इफ द टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू attributable to reportable segments constitutes less than 75% of total enterprise revenue, additional segments should be identified as reportable segments even if they do not meet the 10% thresholds until at least 75% of total enterprise revenue is included in reportable segments. Illustration 3. Comment. The accountant contends that all the 3 segments are reportable segments. So Messrs XYZ has 3 segments, namely XYZ. So हमें नहीं पता है again business segment है या geographical. The total assets of the company are 10 crores. Segment X has 2 crore, Y has 3 crore and segment Z has 5. तो ऐसे total 10 हो रही है। Deferred tax assets included in the assets of each segment are 0.5 crore, 0.4 and 0.3. So deferred tax asset less करना पड़ेगा ना। deferred tax अगर less किया तो सिर्फ X and Z ही आएगा, सिर्फ Y and Z ही आएगा, एक क्राइटेरिया पे मालूम है। डिफर्ड टैक्स एसेट की टोटल कितनी है? 1.2 CR। तो वो 10 करोड़ से भी माइनस करना पड़ेगा ना पहले टोटल से। सो 8.8 आ रहा है, उसका 10% है 0.88। हाँ, सो एक्स का एक्चुअली 2 था एसेट, बट उसमें से डिफर्ड टैक्स एसेट माइनस करो 1.5 करोड़, तो वो 0.88 से ज़्यादा है तो वो रिपोर्टेबल हो गया एक्स। वाई के केस में 3 करोड़ माइनस 0.4 मतलब 2.60, तो वो भी 0.88 करोड़ से ज़्यादा है तो वाई भी रिपोर्टेबल हो गया। जेड का 5 माइनस 0.30 मतलब 4.70 करोड़ एसेट्स है, मतलब वो भी 0.88 से ग्रेटर है, तो वो सारे
रिपोर्टेबल है. सो द अकाउंटेंट is right. राइट. अच्छा अकाउंटेंट मिला इनको. ओके, बट स्टूडेंट्स ने अगर ऐसे लिखा ना कि 10 करोड़ का 10% इज 1 करोड़, तो सबका वही रहा है ना 1 करोड़, 2, 3 एंड 5 करोड़, तो 0 मिलेंगे. हाँ, क्योंकि आपको कंसेप्ट ही नहीं पता है. कंसेप्ट क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है सीए एग्जाम्स में. सिर्फ थ्रेशोल्ड लिमिट जा रहा है ना मैम 1 करोड़ के ऊपर, 2, 3, 5, ये इसमें कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है. कंसेप्ट क्या है? डिफर्ड टैक्स एसेट माइनस करना पड़ेगा बिकॉज इट इज नॉट इंक्लूडेड इन सेगमेंट एसेट्स. So that question is based on that कि whether you know that deferred tax assets are not included in segment assets. ठीक है. So आपको कैसे दिखाना है? पहले लाइन क्या लिखनी है? As per AS 17 reportable segment reporting, segment assets do not include income tax assets. इसके लिए 1 मार्क रहेगा पूरा. उसकी वजह से रिवाइज टोटल एसेट्स 8.8 करोड़ हो गए टोटल एसेट्स. फिर सेगमेंट एक्स के हो गए 1.5, वाई के हो गए 2.6 एंड जेड के हो गए 4.7. Thus all 3 segments hold more than 10% of total assets. All segments are reportable. So first and third सॉल्व हो गया ना हमारा. फोर्थ में सेगमेंट रिपोर्ट करना है ना, सो वो हमने सीखा ही नहीं है अभी तक. ओके, सो फिफ्थ करेंगे इलस्ट्रेशन 5. हाउ मेनी सेगमेंट शुड इट हैव एंड व्हाई. सो हाउ मेनी सेगमेंट्स, तो वो अपने डेफिनेशंस पढ़े ना अभी. बिजनेस सेगमेंट है, जियोग्राफिकल सेगमेंट. सो माइक्रोटेक लिमिटेड प्रोड्यूसेस बैटरीज फॉर स्कूटर्स, कार्स, ट्रक्स एंड स्पेशलाइज्ड बैटरीज फॉर इन्वर्टर्स एंड यूपीएस. हाउ मेनी सेगमेंट. सो बिजनेस सेगमेंट ही जाएगा ना, ये प्रोडक्ट्स रिलेटेड है, जियोग्राफिकल तो नहीं होगा. सो जो कार, ट्रक एंड स्कूटर्स के लिए बैटरीज रहेंगे सेगमेंट में आ सकता है. एंड स्पेशलाइज्ड बैटरीज फॉर इन्वर्टर्स एंड उसका दूसरा. सो 2 बिजनेस सेगमेंट. करेक्ट. सो इन केस ऑफ माइक्रोटेक लिमिटेड द बेसिक प्रोडक्ट इज batteries, but the risk and returns of the batteries for automobiles, that is scooters, car and trucks, and batteries for inverters and UPS are affected by different set of factors. So वो underline करो, ये लिखना है आपको. The risk and returns of batteries are affected by different factors. In case of automobile batteries, the risk and returns are affected by government policy, road conditions, quality of automobiles, etc. ये फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे हाँ आपको. गवर्नमेंट पॉलिसीज, रोड कंडीशंस, क्वालिटी ऑफ ऑटोमोबाइल्स. वेयर एज इन केस ऑफ बैटरीज फॉर इन्वर्टर्स एंड यूपीएस द रिस्क एंड रिटर्न्स आर अफेक्टेड बाय पावर कंडीशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक्सेट्रा. ओके, 2 फैक्टर्स लिख के एक्सेट्रा लिख दो. Therefore, it can be said that Microtech Limited has 2 business segments: automobile batteries and batteries for inverters and UPS. Oh, okay, जो जल्दी हो जाती है. ओके, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आ जाओ. 6 क्वेश्चन. ओके, ये एस कंप्लीट नहीं हुआ है. हाँ, हमने बीच में ही 3.9 पैराग्राफ पे आ गए. हम छोटा छोटा बाकी है, बट 6 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो. 2 मिनट दे रही हूँ. ओके, सो पहले मैं क्या करती हूँ, क्या करना पड़ेगा मुझे? 15 माइनस 1.27 आ रहा है.
2.7, हाँ. So 15 minus 2.7, so 13.2, मतलब 1.32 से ज़्यादा चाहिए. ओके, सो पी के पास 4 करोड़ है, सो 4 माइनस 1 3, सो 1.32 से ज़्यादा है 3 करोड़ ना, तो ये रिपोर्टेबल हो गया. पी क्यू का 6 माइनस 0.9 5.1, सो ये भी 1.32 करोड़ से ज़्यादा है. आर का 5 माइनस 0.80 मतलब 4.20, ये भी 1.32 से, हाँ. सो ऑल आर रिपोर्ट, मतलब इलस्ट्रेशन जैसा ही था. तो इनमें से कौन सा भी एक सॉल्व करो, इधर लिख दो अभी सेम लाइक इलस्ट्रेशन. हाँ, सो थर्ड ही करो ना, क्योंकि थर्ड का आंसर उधर ही है ना. 6 का देखने के लिए फिर से आगे जाना पड़ेगा. सो इलस्ट्रेशन 3 आप करोगे, इसका ही मतलब 6 भी हो गया ना. अभी आपको करना है 9. You are required to identify from the following whether reportable segments or not reportable segments. Okay. On the basis of profitability test as per AS 17, XYZ Limited has 5 business segments. Profit or loss of each of the segment for the year ended 31st March. So पहले प्रॉफिट मेकिंग वालों की टोटल आ रही है 250, लॉस मेकिंग की 300. सो 300 लेना है ना. सो 30, उस 30 के अबाव है ए सी एंड ई. ए सी ई आर रिपोर्टेबल, वो सब लिखना पड़ेगा. कंबाइंड प्रॉफिट ऑफ ऑल कंबाइंड प्रॉफिटेबल सेगमेंट्स. टेंथ करते हैं, आइडेंटिफाई द रिपोर्टेबल सेगमेंट्स. एबीसी लिमिटेड हैज 5 सेगमेंट्स, नेमली ABCDE, द प्रॉफिट और लॉस ऑफ ईच सेगमेंट फॉर द ईयर एंडेड. ये भी ऐसे ही करना है. सो प्रॉफिटेबल का टोटल कितना आ रहा है 7,500 प्लस 780, 8,280. लिख के रखो कहाँ, तो नहीं तो दिमाग में रखो कैलकुलेटर के. हाँ, 6,800, मतलब कौन सा लेना है 8,280, एंड उसका 10% होगा 828. 828 के अबाउ कौन है BCD. हाँ ठीक है, मतलब BCDE रिपोर्टेबल हो गए. 11 में क्या करना है, you are required to advise Heavy Goods Limited as per the criteria defined in AS 17. Heavy Goods Limited has 6 segments, L to Q. The total revenues, internal and external, profit or losses and assets are set out below. Heavy Goods Limited needs to determine how many reportable segments it has. So sales की total है 10,400. एक्सटर्नल सेल्स हमें कब लगेंगे 75% क्राइटेरिया अगर लगा तो. सो 10,400 का 10% इज 1040, मतलब L M एंड Q ना. 1040. हाँ, सो टोटल करो 4,200 प्लस 3,500 प्लस 1,200, 8,900. तो चेक करो वो 75% है क्या. ऐसे नहीं चेक करना है, सॉरी रिपोर्टेबल सेगमेंट्स का एक्सटर्नल रेवेन्यू 70, तो उनके एक्सटर्नल की टोटल लो 12,300 प्लस 7750 प्लस 1050.
हाँ सॉरी फिर से गलत गए, अच्छा पढ़ा नहीं। इंटरनल सेगमेंट सेल्स एंड एक्सटर्नल सेगमेंट सेल्स है वो कॉलम्स। बोला कि दोनों का टोटल लेंगे। हाँ 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 हाँ। मैं इसीलिए आई एम थिंकिंग आप ऐसा क्यों कर रहे हो, या फिर मुझे लगा मतलब ओ ओके, तो मुझे एक्सेल ही अभी ओपन करना पड़ेगा। तुम्ही 2 मिनिटं क्वेश्चनच्या स्टार्टमध्येच नाही बोलले, तुम्ही बघितलं असेल की सो यहाँ पर L2 सेल्सचा कॉलम आहे टोटल सेल्सचा, हाँ मग त्याचं हे का 10% करेंगे, चलेगा। LM एक्सटर्नल NOPQ, मैं डायरेक्टली टोटल लिख रही हूँ। हाँ, L का 4200 प्लस 12300, B का 16,500, देन 3,500 प्लस 7750, 11,250, next is 4,500, 5250, 6,000, 2,250 and total 45,750। सो रिपोर्टेबल होने के लिए 4575, सो N नहीं हो रहा है ना, नागपुर N, एंड Q भी नहीं, N एंड Q नहीं हो रहा है। सो LMOP के एक्सटर्नल रेवेन्यूज की टोटल लो कैलकुलेटर पे, 12,300 प्लस 7750, LMOP 5250 प्लस 5,500, 23,100। हाँ हमें 30,800 हो रही है ना टोटल। और उसका 75% नहीं उसका नहीं 75% करना है, टोटल रेवेन्यू का 45,750 का 75% करना है। 34,312.5 सो कम पड़ रहा है ना, कितना कम पड़ रहा है, 3,512। अभी कौन कौन बाकी है, N एंड Q से लो, N का 3,500, फिर भी नहीं हो रहा तो Q को भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये 3,500 है एंड ऊपर का 12 चाहिए ना हमें, 12.5, इसलिए इन दोनों को भी लेना पड़ेगा। नहीं N का 4,500 हो रहा है ना, या Q को लो टोटल, Q की टोटल कितनी है, 2,250 है, बट हाँ नहीं तो N को लेना पड़ेगा फिर। N का 4,500 है ना, या सिर्फ टोटल एक्सटर्नल देखने हैं क्या, सिर्फ एक्सटर्नल देखने हैं N एंड Q के, पूरे नहीं देखने, टोटल नहीं। N एंड Q का एक्सटर्नल अगर आप देखते हो तो 3,500 एंड 1,050, मतलब दोनों को लेना पड़ेगा, रिपोर्टेबल करना पड़ेगा। कुठला पण क्रायटेरिया होऊ शकतो ना, त्यांनी प्रॉफिट पण दिलंय, ऍसेट्स पण दिले, तर आपण असं नाही करू शकत, म्हणजे आपण हाँ हे घेतलं हाँ सेल्सचं, हाँ तर आता सेल्सचंच कॉलम करून टाकू कम्प्लीट, ज्यांनी ते रिपोर्टेबल नाहीये ते तसेच ठेवू, मग हाँ प्रॉफिट आणि ऍसेटचं बघू आणि मग कळेल ना आपल्याला की हाँ रिपोर्टेबल आहेत का नाही। हाँ पण हाँ सगळेच झाले तर चांगलंच आहे, बिकॉज ऑफ दीज टू। हाँ ऑल क्रायटेरिया आहे ना, हाँ कंपल्शन कुठल्याच क्रायटेरियाला नाही, करेक्ट, तर आपण तिन्ही पण करू शकतो ना। सपोज प्रॉफिट मध्ये पण आपल्याला कळालं की N आणि Q जे आहेत ते हाँ येतात तर रिपोर्टिंगसाठी, मग नाहीच लागणार है 75% का, लागलं तरी चालेल। करेक्ट, फिर ये स्टेप 2 नहीं लगेगा, हाँ करेक्ट। सो पहले प्रॉफिट और लॉस का देखो,
फिर प्रॉफिट और लॉस में प्रॉफिट वालों का 4,500 प्लस 1,500 मतलब क्या हो रही है 6,000 ना। 4,500 अच्छा तुम्ही आता केलं हाँ 6,000 हाँ एंड लॉस वालों की कम है ना। 2,250 हाँ मतलब 6,000 लेना पड़ेगा हमें, मतलब 600 के ऊपर LMN सगळेच आहेत Q600 आहे टोटल OPQ सब है, सब है तो हो गया, सभी रिपोर्टेबल हो गए। एंड टोटल एसेट्स में 10,275 LMN है, 275 LMN OP सिर्फ क्यू नहीं है, सिर्फ क्यू नहीं हो रहा है। हाँ सो इसमें बेसिकली क्या करना था, ये टोटल करनी थी सेल्स की एंड 75% क्राइटेरिया नहीं लग रहा है, तो आप प्रोविजन लिखते वक्त सिर्फ फर्स्ट वाली प्रोविजन लिखी तो भी चलेगा, फर्स्ट स्टेप की। सेगमेंट रिजल्ट कैसे फाइंड आउट करना है, कर सकते हैं ये क्वेश्चन हम 12th वाला। सेगमेंट रिजल्ट इज इक्वल टू सेगमेंट रेवेन्यू माइनस सेगमेंट एक्सपेंस। सो रेवेन्यू डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल वाला दिया है उन्होंने, एंटरप्राइज रेवेन्यू 1,10,000 को आप एलोकेट कर सकते हो 5:4:2 में। रेवेन्यू फ्रॉम ट्रांजैक्शन विथ अदर सेगमेंट्स भी लेना है ना, यस। देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हैं, एंटरप्राइज एक्सपेंसेस एलोकेट 5:4:2, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांजैक्शन विथ अदर सेगमेंट्स ये भी माइनस करने हैं, ठीक है। सो यहाँ पर रफ में ABC 3 कॉलम लगेंगे, ABC, उनके रेवेन्यू डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कितने हैं, 5 लाख, 3 लाख, 1 लाख। हाँ अभी 1,10,000 को 5:4:2 में डिवाइड करना है, कितना आ रहा है वो 1,10,000। हाँ 50,000 40,000 20,000 ओके अभी रेवेन्यू विथ अदर सेगमेंट, सो 1 लाख ए के कॉलम में एंड डायरेक्टली सी के कॉलम में 50,000। सेकेंड सी के कॉलम नहीं है, कॉलम में वापस 10,000 है हाँ और बी के कॉलम में 50,000 है हाँ एंड अभी वापस बी के कॉलम में 25,000 है हाँ और सी के कॉलम में 1 लाख है 1 लाख। सो टोटल रेवेन्यू कर दो, अभी सबकी टोटल करो, ए के टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा है, बी का कितना आ रहा है, हाँ ए का करेक्ट। करेक्ट 4,15,000। 2,70,000 करेक्ट। अभी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखो 3 लाख, 1,50,000, 75,000। 77,000 एंटरप्राइज एक्सपेंस को एलोकेट करके बताओ मुझे। 35,000, 28,000, 14,000 ओके। अभी बाकी के एक्सपेंसेस विथ अदर्स 75,000 डैश, सीच्या कॉलम मध्ये 30,000 हाँ सो डैश बताया तो भी चलेगा, 6,000 40,000 डॅश हाँ आणि मग डॅश 18,000 82,000 80 ना 80 18 18 आणि 82 ओके। टोटल करो अभी,
फॉर ए 4,16,000. Correct. 2,36,000 for B. हाँ, 2,01,000 for C. अभी टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस. करेक्ट. करेक्ट. 2,44,000. करेक्ट. 1,79,000. 69,000 for C. करेक्ट. ओके. अभी मुझे लिस्ट बताओ आप कि कौन कौन से क्वेश्चंस बाकी है AS 17 के. पहले इलस्ट्रेशंस बताओ, फिर एक्सरसाइज के. एक मिनट. तो वो थोड़े थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस है, जिसकी थ्योरी हमने नहीं की है आज. तो वो कल थ्योरी करेंगे एंड ये भी कंप्लीट कर देंगे, फिर इसकी क्वेश्चन बैंक. एंड आज मैंने क्वेश्चन बैंक दी है आपको AS3 की. ओके. उसमें से आपको इजी वाले क्वेश्चंस आज देती हूँ, वो फटाफट कंप्लीट करो एंड ये भी रिवाइज करो. उससे क्या होगा, कल AS 17 का जो एडिशनल क्वेश्चन बैंक मिलेगा उसके फटाफट आप सॉल्व कर पाओगे. ठीक है. सो आपको समझ में आया होगा कि जो पार्ट अभी बचा है AS 17 का वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं बचा है. हाँ, क्योंकि मेजॉरिटी इज डन. आप इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए. नेमली वो रिपोर्टेबल वाला आइडेंटिफाई करना है, मतलब वो थ्रेशोल्ड लिमिट्स. एंड उसके बाद कल हम स्टार्ट करने वाले हैं AS 18. यस. ओके. चलो, बाय बाय.